नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह सेंगर त्रिवेणी करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने पॉलिटी के कुछ क्लासेस आप लोगों को करवाई हैं। कल हमारी क्लास हुई थी जिसमें हमने संविधान के सोर्सेस क्या हैं वो पढ़ा था। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई देशों से कुछ ना कुछ हमने लिया है। तो किस देश के संविधान से क्या अपने भारतीय संविधान में लिया गया, उसके बारे में कल डिटेल डिस्कशन किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि संविधान का अगले चीजें क्या है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि जो हमारा संविधान जब रेडी हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू किया गया, तो जिस फॉर्म में मूल संविधान था उस संविधान में या मूल संविधान में क्या था, तो उस संविधान के अंतर्गत कुछ भाग थे, उस भाग में कुछ अनुच्छेद थे, अलग अलग प्रोविजंस। एक भाग के अंतर्गत जितने प्रोविजंस किए गए उनको आर्टिकल्स में डिफाइन किया गया और साथ ही साथ अनुसूचियां थी जिन्हें हम शेड्यूल्ड कहते हैं। तो संविधान में जो भागों की संख्या थी वो टोटल 22 भाग थे। अनुच्छेद 395, 395 और जो अनुसूचियां थी उनकी संख्या थी 8। ये हमारा मूल संविधान का फॉर्म था। लेकिन 1950 के बाद से लेकर आज तक जो हमारा संविधान है उसमें समय समय पर संसद ने उसमें चेंजेस किए हैं या यूं कहें संशोधन किए हैं। तो संशोधन के माध्यम से आज हमारे संविधान का रूप बदल चुका है और आज की डेट में अगर आपसे कहें तो वर्तमान में संविधान में भागों की संख्या 22 से बढ़कर हो चुकी है 25। जो अनुच्छेद हैं वो 450 से ज्यादा हो चुके हैं और प्लस अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। ये वर्तमान स्वरूप है जिसमें भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां अलग अलग फॉर्म में दिए गए हैं। तो आज हम समय ना बर्बाद करते हुए इसी अनुसूचियों पर डिस्कस करेंगे और अनुसूचियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये जो अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां थी? पहले 8 थी और आज की डेट में ये अनुसूचियां बढ़कर हो गई हैं 12। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा इससे उठ जाता है और अगर उठा तो हमारे लिए ये जरूरी है कि वो 12 नाम ही तो हमें याद करने हैं और 12 नाम अगर आपने याद कर लिए तो एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पक गया है। ज्यादा कोई मेहनत नहीं, कुछ भी बुद्धि नहीं लगाना, केवल उन 12 अनुसूचियों में जो दिए गए प्रोविजंस हैं वो हमें बस केवल याद करने हैं। बहुत आसान है, बस आप जुड़े रहिएगा क्लास से। आपको एक मतलब जितनी देर की ये क्लास होगी उतनी देर में आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा। शुरुआत करें। सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची, इसमें क्या लिखा है? तो जो पहली अनुसूची है संविधान की, इसमें दिया गया है राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके सीमा क्षेत्र। यह पहली अनुसूची है जिसमें लिखा गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, और राज्य के साथ साथ कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो संघ शासित हैं जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो पहली अनुसूची जिसमें डिस्क्राइब किया गया है नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स एरियाज। पहली अनुसूची में भारत में जितने भी राज्य हैं उनके नाम लिस्टेड हैं और प्लस जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम लिस्टेड हैं। और नाम अकेला नहीं, हर एक स्टेट का क्या एरिया होगा और क्या बाउंड्री होगी, क्या सीमा क्षेत्र होगा, इसको भी अनुसूची 1 में दर्शाया गया है। और हम सभी जानते हैं कि भारत में आज की डेट में राज्यों की संख्या 28 है। तो आप अनुसूची 1 को उठाकर देखें कि अल्फाबेटिकल क्रम से राज्यों के नाम लिखे हैं, प्लस उन राज्यों के जो सीमा क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र का मतलब है एक राज्य की क्या बाउंड्री है, वो भी अनुसूची 1 में लिस्टेड की गई।
अब सोचो, अगर आज 28 राज्य हैं, कल के दिन अगर कोई एक राज्य बढ़ता है या एक राज्य कम होता है, तो क्या अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा? तो जवाब है बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी हमारी संसद कोई नया राज्य बनाएगी या किसी एक राज्य की सीमा क्षेत्र को कम करेगी, तो निश्चित है अनुसूची 1 में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। तो ये बात हमेशा बस याद रखिएगा। सेकंड, जो दूसरी अनुसूची है इसमें क्या है? तो सेकंड अनुसूची में दिए गए हैं क्या? वेतन एवं भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस। किसके किसके वेतन भत्तों की बात है? तो यहां पर अनुसूची 2 में स्पष्ट रूप से प्रोविजंस किए गए हैं कि कुछ जो संवैधानिक पद हैं, उन पदों को बैठे हुए व्यक्तियों को क्या वेतन दिया जाएगा और उनके क्या भत्ते होंगे, वो शेड्यूल्ड सेकंड में लिस्टेड है। अब इसके अंतर्गत कौन आता है? तो वेतन भत्तों में किस किस के वेतन भत्ते यहां पर दर्शाए गए हैं? तो सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्या वेतन भत्ता दिया जाएगा, यह अनुसूची 2 में लिस्टेड है। राष्ट्रपति के अलावा राज्यों के राज्यपाल, हर एक राज्य का राज्यपाल। फिर इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, उनको क्या वेतन भत्ता मिलेगा, यह भी अनुसूची 2 में लिस्टेड है। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति व उपसभापति और प्लस सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये वो पद हैं जिनको क्या वेतन और क्या भत्ता दिया जाएगा, ये अनुसूची 2 में पहले से ही लिख दिया गया है। और जब कभी भी इनके वेतन भत्ते बढ़ेंगे तो शेड्यूल्ड सेकंड में चेंजेस करके वो नया प्रावधान लागू हो जाएगा। तो किन किन को कौन सा वेतन भत्ता दिया जाएगा, जैसे कई बार पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन भत्ता क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता यहां कहीं भी नहीं लिखा है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ता दिया जाता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन ये हमेशा लोगों में बना रहता है। आप समझिए, यहां पर राष्ट्रपति का वेतन भत्ता है पर उपराष्ट्रपति का नहीं है। राष्ट्रपति है, राज्यों के राज्यपाल है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिल रहा है वो एज अ चेयरमैन उसको दिया जाता है, वो भी राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, है ना। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठाए रखिएगा, ठीक। तो 2 अनुसूचियां, पहली अनुसूची जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम के बारे में उल्लेख है, सेकंड अनुसूची में वेतन भत्ते हैं, सैलरी और अलाउंसेस हैं। थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ एवं प्रतिज्ञान, अर्थात ओथ एंड
एफर्मेशन, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए कुछ व्यक्तियों को अपनी पद ग्रहण करने से पहले एक ओथ लेना पड़ती है, और ओथ में, एफर्मेशन में वो क्या बोलेगा उसका जो ड्राफ्ट है, उसका जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में है। अब किसकी शपथ का प्रारूप है? तो सबसे पहले संघ के मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जजेस, ये अपनी शपथ में क्या बोलेंगे उसका प्रारूप है। संसद के निर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे, और संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, हर एक संसद सदस्य, चाहे वो लोकसभा का मेंबर बनने जा रहा हो या राज्यसभा का, जब वह चुनाव लड़ेगा तो चुनाव लड़ने से पहले उसे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी प्रत्याशी होते हैं, अनुसूची 3 के तहत दिए गए प्रारूप के अनुसार उसे शपथ ग्रहण करना पड़ती है। और जब वो चुनाव जीत लिया जाता है, जो भी व्यक्ति चुनाव जीतेगा, देन उसके बाद उसकी शपथ का प्रारूप बदल जाता है। तो चुनाव के पहले एक शपथ का प्रारूप है और चुनाव जीतने के बाद एक शपथ का प्रारूप है, और वो दोनों चीजें अनुसूची 3 में बताई गई हैं। जो संसद के लिए है, ठीक वैसे ही हर राज्य की विधानमंडल के लिए है। तो राज्य विधानमंडल के प्रत्याशी प्लस निर्वाचित सदस्य, तो जो भी चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी होगा उसकी शपथ का प्रारूप है, और जो जीत जाएगा उसकी शपथ का प्रारूप है। जब यहां संघ के मंत्री की शपथ का प्रारूप है, तो ठीक वैसे ही हर राज्य के मंत्रियों को भी शपथ का प्रारूप दिया गया है। जैसी व्यवस्था केंद्र में है, ठीक वैसी व्यवस्था राज्यों में है। तो संघ के मंत्री और राज्य के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, संसद के जो सदस्य चुनाव लड़ने वाले हैं, प्रत्याशी हैं, वो शपथ लेंगे। तो यहां राज्य विधानमंडल के जो भी जितने भी प्रत्याशी हैं उनको शपथ लेना पड़ेगी, और जो जीत लिए जाएंगे सदस्य संसद के, तो चुनाव निर्वाचित सदस्य और प्लस राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, इन सभी लोगों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3। और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। तो कौन होता है ये एक संविधान के आगे भाग 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो CAG को वेतन भत्ते का भी प्रारूप अनुसूची 2 में था, और शपथ का भी प्रारूप उसका शेड्यूल नंबर 3 में उसको दिया गया है। तो तीसरी अनुसूची कंप्लीट। चौथी अनुसूची जिसमें दिया गया है राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हमारे यहाँ पर संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा चूंकि जनरली कहलाती क्या है, जनता का सदन, और जनता का सदन का मतलब है यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाता है, और पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटकर हर एक क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव संसद में पहुंचता है, जो मेंबर कहां का कहलाएगा, लोकसभा का। लेकिन जो दूसरा हाउस है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, ये हाउस ऑफ द स्टेट्स कहलाता है, इसे राज्यों का सदन बोलते हैं। और फेडरल कंट्रीज में, संघात्मक देशों में, यूनियन पार्लियामेंट में केंद्र की जो संसद होती है, उसमें देश के प्रतिनिधि प्लस हर राज्य के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे अमेरिकी संविधान जब बना, तो अमेरिकी संविधान की जो संसद है
उसमें दो हाउस बनाए गए, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा हाउस जिसको सीनेट कहते हैं। और जो सीनेट है वो हाउस ऑफ स्टेट कहलाता है। और अमेरिकी संविधान में चूंकि संघात्मक व्यवस्था का एक आइडियल फॉर्म अपनाया गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को स्पष्ट किया गया और प्लस हर राज्य को बराबर बराबर अधिकार दिया गया। किसी भी राज्य के साथ कोई कमजोरी या कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी राज्य को अलग से स्पेशल स्टेट का दर्जा हो या किसी को कमजोर हो। और इसलिए जो सीनेट बना, तो सीनेट में हर राज्य के लिए दो दो मेंबर्स तय किए गए कि हर राज्य अपने दो रिप्रेजेंटेटिव सीनेट में भेज सकता है। अब अगर एक स्टेट से, कैलिफोर्निया स्टेट्स की अगर कुछ भी डिमांड यूनियन पार्लियामेंट में रखनी है, तो जो कैलिफोर्निया से दो मेंबर इलेक्ट होकर पहुंचे हैं वो अपनी कैलिफोर्निया की बात रखेंगे। तो हमारे लिए भी जब हमने संघात्मक के प्रारूप को अपनाया, तो हमारे लिए भी जरूरी था कि केंद्र की जो पार्लियामेंट है, केंद्र की जो संसद है, वहां पर दूसरा हाउस राज्यों को रिप्रेजेंट करे। और राज्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए तय हुआ कि हर जो राज्यसभा है उसमें राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे, अर्थात हर राज्य विधानसभा से मेंबर जीतकर अपने अपने राज्य को रिप्रेजेंट करेगा। पर क्या अमेरिका जैसा प्रावधान अपनाए? जैसे अमेरिका में हर राज्य को बराबर महत्व दिया है, तो क्या हर राज्य के लिए हम भी बराबर बराबर सीटें रखें? जैसे अमेरिका में हर राज्य के लिए 2 सीट है, तो क्या हमारे यहां भी ऐसा है? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रावधान को ना अपनाकर आधार बनाया जनसंख्या और तय किया कि जिस राज्य में जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य के लिए राज्यसभा में सीट्स ज्यादा होंगी, और जिसके लिए जनसंख्या कम है उसके लिए राज्यसभा में सीटें कम होंगी। तो अलग अलग राज्यों में जनसंख्या अलग अलग होने की वजह से राज्यसभा में भी उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा। और ये प्रोविजन अनुसूची 4 में एक पूरी लिस्ट बनाई है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। जैसे मध्य प्रदेश के लिए जनसंख्या कम है इसलिए 11 सीटें। अब और मिजोरम जैसे राज्यों में चले जाएंगे, गोवा जैसे राज्यों में, वहां जनसंख्या और ही कम है, वहां एक एक सीटें हैं राज्यसभा में तय की गई हैं। तो प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका पूरा विस्तृत वर्णन अनुसूची 4 में किया गया है और एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें अलग अलग राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थान अलग अलग दिए गए। 5th अनुसूची, 4 अनुसूचियां याद हुई। पहले में राज्यों के नाम, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 4 अनुसूचियां क्लियर। 5th जो शेड्यूल्ड है, 5वीं जो अनुसूची है, इसमें दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 2 चीजें हैं, यहां अनुसूचित जाति नहीं है, यहां अनुसूचित क्षेत्र है। शेड्यूल्ड एरियाज की बात की गई है। अब शेड्यूल्ड एरिया क्या है? तो आर्टिकल 244 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति द्वारा कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है तो उस अनुसूचित क्षेत्र में जब कभी भी प्रशासन चलाया जाएगा, वह प्रशासन उस राज्य द्वारा न चलकर सीधा उसके संबंध में एक स्पेशल प्रोविजंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मैनेज करती है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन्हें हम अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार के कई सारे जनजातीय क्षेत्र हैं, है ना, जो ट्राइबल एरियाज हैं। पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं ट्राइबल एरियाज में। 4 राज्यों को इसमें छोड़ा गया है। 4 राज्य कौन से हैं जस्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में भी अनुसूची 5 में प्रोविजंस है। जो 6th शेड्यूल्ड है, इस 6th शेड्यूल में बस इसी के जो एक्सेप्शंस था उसी को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें कहा गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के
जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। छठवीं अनुसूची में अलग से हाईलाइट कर दिया है इन 4 स्टेट्स को, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मैंने अभी हाल बताया कि यहां पर जो अनुसूचित जनजातियों की बात की जा रही है, ये पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस होंगे 5वीं अनुसूची के तहत, पर 4 राज्यों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उन 4 राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के बारे में 6वीं अनुसूची में डिटेल डिस्क्राइब किया गया है, और वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6वीं अनुसूची को याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में एक शब्द है जिसको हमेशा आप याद रखें, अमेत्रिमी। आ फॉर असम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, अमेत्रिमी। आपको याद होगा एक और ये शब्द मिल जाता है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से पास होती है, और उन 8 राज्यों में जो पूर्व के जो 8 राज्य हैं, जो 2 राज्य हैं, वो यही हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो थोड़ा सा वहां भी जुड़ जाता है, तो याद रखने की कोशिश कीजिए। अमित्रमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो 6वीं अनुसूची से रिलेटेड है। और 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, जितनी भी अनुसूचित जनजाति हैं, जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके बारे में स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो 6वीं अनुसूची कंप्लीट। 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या है? 7th शेड्यूल में दी गई हैं शक्तियों का विभाजन, और शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, और वो 3 सूचियां कौन सी हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों सूचियों को यहां पर 7वीं अनुसूची में स्पेशली डिफाइंड है। जैसे कि मूल संविधान में केंद्र सूची में 97 विषय थे, और इन 97 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसकी थी? केंद्र की थी। राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे, जिस पर कानून कौन बनाता था? राज्य। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। ये मूल संविधान की बात हो रही है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार इन लोगों को था। अर्थात केंद्र सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य। पर राज्य समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, और दोनों में अगर कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाए, तब उस स्थिति में केंद्र के कानून को लागू किया जाएगा, राज्य का कानून अलग हो जाएगा। या यूं कहें, राज्य के कानून पर केंद्र का कानून ओवरलैप हो जाता है, उसका अध्यारोही हो जाना, मतलब कि वो राज्य के कानून का महत्व ना होकर केंद्र के कानून को महत्ता दी जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर प्रावधान है। तो ये 3 विषय, 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची संघात्मक व्यवस्था का एक स्पेशल फीचर, या यूं कहें कि संघात्मक व्यवस्था को डिफाइन करना हो तो एक पॉइंट ये बोला जाता है कि अगर भारत में संघात्मक व्यवस्था है तो कैसे पता चलता है? तो आप बिल्कुल बता सकते हो, वो हमें पता चल रहा है 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्य को दिए गए विषयों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल पता चल रहा है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची, जो 8th शेड्यूल्ड है, उसमें क्या दिया गया है? भाषाएं, लैंग्वेजेस। और हमारी जो संवैधानिक भाषाएं हैं, तो संवैधानिक भाषाएं मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 14 संवैधानिक भाषाएं थी, और आज ये 14 से बढ़कर 22 हो चुकी हैं। 22 संवैधानिक भाषा, सब बात कर बोल देना, क्लास ले रहे। 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, और ये जो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, तो क्वेश्चन हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है कि ये जो 14 संवैधानिक भाषाएं हैं, तो 14 कौन सी हैं?
ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि 14 के बाद ये जो 22 हुई है, ये 22 कौन सी और कब जोड़ी गई, ये क्वेश्चन हमारे लिए बनता है। 14 संवैधानिक भाषाओं में बस एक चीज याद रखिएगा, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है, बस इस बात को बस याद रखें। बाकी फिर वही हिंदी है, संस्कृत है, तमाम सा तेलुगु है ना, कई सारी वो भाषाएं हैं जो 14 है, बांग्ला है। हमें 14 के बाद जानना है, 14 के बाद कौन सी जोड़ेगी। तो याद करते हैं, है ना। सबसे पहले 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967, क्योंकि कोई भी भाषा अगर जोड़ी जाएगी तो निश्चित है उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो यहां पर हमें यह भी याद रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया है। तो यह है 21वां संविधान संशोधन, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कब हुआ था, 1967 में, 1967 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में भाषा जोड़ी गई सिंधी। ठीक, पहला। फिर इसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992 में, 1992 में, इस संविधान संशोधन के माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 भाषाओं में मणिपुरी, कोंकणी व नेपाली, 3 भाषाएं थी। और आपको यहां याद रखना हो तो एक शब्द याद रख लो, नमक, ताकि याद हो सके। हमारा उद्देश्य याद करना है, कैसे याद करना है ये हमें तय करना है। तो ना से मतलब नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। सीक्वेंस नहीं है बट भाषाएं जरूर हैं कि एक ये संशोधन हुआ 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ, और उस संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में 3 और भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और वो कौन सी है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 14 थी, 15वीं भाषा बनी सिंधी, 16वीं मणिपुरी, 17वीं कोंकणी, 18वीं नेपाली, टोटल भाषाएं हो गई 18। अगला एक संशोधन और हुआ जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब वो संशोधन कैसे याद करें, तो 21 और 71 दोनों को याद करना, और अगर 21 और 71 याद हो गया तो अगला संशोधन याद हो जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ दो, और 21 और 71 को जोड़ा सो संशोधन बना 92nd 92वां संविधान संशोधन। और यह 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई। एक BDMS, B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली और S फॉर संथाली। 4 संवैधानिक भाषाएं और जोड़ दी गई, और इस प्रकार से हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं हो गई जो अनुसूची 8 में लिस्टेड है। 22वें नंबर की जो भाषा है वो है हमारी संथाली। तो 8 भाषाएं, 8 अनुसूचियां कंप्लीट हुई। तो 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 भाषाएं थी, आज की डेट में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। उन 22 भाषाओं में पहले 15वीं भाषा जो जोड़ी गई वो सिंधी थी, जो 21वें संशोधन से हुआ। 15 के बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई एक साथ, जो 71वां संविधान संशोधन था जो 1992 में हुआ, और वो 3 भाषाएं थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में नमक पढ़ा है। और अगला संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसके माध्यम से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। अगला इसी से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, और उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि ये जो भाषाएं हैं, चाहे वो सिंधी हो, नेपाली हो, मणिपुरी हो, कोंकणी हो, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 8 की 8 भाषाएं भारत के किन राज्यों में बोली जाती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप वाकई में पढ़ रहे हैं तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये भाषाएं जिस क्षेत्र में बोली जाती हैं वो आपका ज्योग्राफिकल क्वेश्चन हुआ। तो उम्मीद रहेगी कि आप लोग बताएंगे। 8 अनुसूचियां हमारे मूल संविधान का हिस्सा थी। 8 के बाद आज 12 अनुसूचियां हैं, तो 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई।
अब इन 4 अनुसूचियों को क्यों जोड़ा गया, क्या भूमिका रही, तो उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले 9th शेड्यूल की बात करें, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। बहुत महत्वपूर्ण संशोधन। सोच के देखो, हमारा संविधान 1950 को ही लागू हुआ है और 1 साल के अंदर अंदर हमारे संसद को संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता आन पड़ी। सोचने वाली बात है। और जितने संसद में बैठे हुए लोग हैं, भले ही वो अंबेडकर साहब ही क्यों ना हो, जवाहरलाल नेहरू ही क्यों ना हो, सारे के सारे ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान को लिखने में भी कार्य किया है, अर्थात वो संविधान सभा के सदस्य भी थे। और संविधान सभा के सदस्य होने के नाते पिछले 3 सालों से वो संविधान पर काम कर रहे थे और संविधान को लिखा। और उसके बाद भी तुरंत के तुरंत हमारे लिए एक पहला टास्क आया कि हमें कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन करना पड़ा और पहला संविधान संशोधन सामने आया। यह संविधान संशोधन किन परिस्थितियों में और क्यों हुआ, वो हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो एक डिटेल डिस्कशन उसमें किया जाएगा। अभी बस अनुसूची 9th को इस रूप में याद करो कि ये जो अनुसूची 9 है, ये भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन, लैंड रिफॉर्म्स और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति से बाहर रखने के लिए यह अनुसूची 9वीं लाई गई थी। फिर से मैं रिपीट करूं, कल हमने पढ़ा था न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत जो अमेरिका से लिया गया था। और न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी नियम, कोई भी आदेश, कोई भी विधि ऐसा बनता है जो संविधान के विपरीत हो, तो न्यायपालिका को यह ताकत मिलती है कि वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है या असम्मत घोषित कर सकती है। तो भारत में चूंकि अगर भूमि सुधार से संबंधित कोई भी कानून बन रहा था, तो उस स्थिति में हमारी न्यायपालिका ने कई सारे कानूनों को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, इस आधार पर कि लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। और वो लोगों का फंडामेंटल राइट कौन था? तो एक राइट टू इक्वलिटी और दूसरा राइट टू प्रॉपर्टी। ये कुछ ऐसे अधिकार थे जो हर व्यक्ति को थे। और अगर मेरी जमीन है, मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, और अगर सरकार मेरी जमीन को छीनती है और कोई भी लैंड रिफॉर्म्स का अगर कोई एक्ट बनाती है और मेरी इच्छा नहीं है, तो फिर मैं तो कोर्ट पहुंचूंगा। और 1950 के बाद से यही केसेस लगातार कोर्ट में जा रहे थे और यही चीज सरकार को समझ में आई कि शायद गलती हुई, और उसी चीज को सुधार करने के लिए एक उन्होंने तैयार किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिसके माध्यम से यह प्रोविजन किया कि अब अगर कोई भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड या अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी लॉ बनता है, तो वह लॉ जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, अर्थात न्यायपालिका उसका रिव्यू नहीं कर सकती। अभी बस इतना जान लो, बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची थी। मतलब सरकार को दिया गया ये वो अस्त्र था, सरकार जब चाहे तब किसी भी कानून को अगर उसने अनुसूची 9th के तहत लिख दिया कि यह कानून 9वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया है, तो न्यायपालिका के लिए वह कानून जूजू का काम करता था, अर्थात वह उसको छू भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती। 1973 तक था ये, अब नहीं है ऐसा, है ना। तो 9वीं अनुसूची, जो 10th शेड्यूल है 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10 से दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। 10वीं अनुसूची दी गई है दल बदल से संबंधित। और दल बदल क्या है? तो दल बदल के कई सारे प्रोविजंस हैं। एक लाइन में अभी केवल इतना याद रखो कि जो व्यक्ति जिस दल से इलेक्ट होकर आया है, जीत कर आया है, और जीतने के बाद अगर वो किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है, जीतने के अगर वो सदस्य नहीं है तो कुछ भी करे, वो तो उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर वो चुनाव जीत गया है, चाहे वो चुनाव संसद का हो, चाहे वह चुनाव राज्य विधानमंडल का हो, अगर वो चुनाव जीता है और जीतने के बाद अगर उसने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो 10वीं अनुसूची के तहत उसके ऊपर दलबदल लागू होगा। और दलबदल लागू हो जाने का मतलब है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अर्थात अगर वह संसद का मेंबर है तो फिर वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा, और अगर विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है तो फिर उसकी विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके संबंध में 4 प्रावधान और हैं जिसको हम संसद में डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल बस दल बदल में
कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक दल को छोड़कर किसी दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है चुनाव जीतने के बाद, तो 10वीं अनुसूची कहती है कि उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान का हिस्सा बनाया गया। ठीक, इसके बाद दो अनुसूचियां और हैं, 11 और 12। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। दोनों 1992 में ही संशोधन एक साथ चले थे। एक 73वां है, एक 74वां है। यह संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है और यह संविधान संशोधन नगर पंचायत से संबंधित, अर्थात ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा देते हुए ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषय और नगर पंचायतों के लिए 18 विषय प्रदान किए गए, जिस पर ये लोग कानून बना सकते हैं। ग्राम पंचायतों को जो 29 विषय दिए गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार ग्राम पंचायतों को है और नगर पंचायत के संबंध में 18 विषय हैं, जिसको प्रशासित करने की शक्ति हर एक नगर पालिका, नगर निगम को दी गई है। और अनुसूची 11 और अनुसूची 12 के संबंध में जो भी प्रावधान है, इसकी विस्तृत चर्चा संविधान के भाग 9 और भाग 9A में की गई है, जिसको हमें अलग से पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। तो उम्मीद है ये 12 की 12 अनुसूचियां आप लोगों को याद हुई होगी। भाग 1 अनुसूची 1 जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। दूसरी अनुसूची जिसमें दिए गए हैं वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रोविजंस हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 22 भाषाएं हो गई हैं। 9वीं अनुसूची में को जोड़ा गया है पहले संविधान संशोधन से, जिसमें भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित, जिसको 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। और 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची नगर पंचायत, जो क्रमशः 73वां संशोधन और 74वें संशोधन से जोड़ी गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। इसको बार बार सुनना, समझना, ताकि ये चैप्टर याद हो जाए और इसमें कभी भी क्वेश्चन बने तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है। चलिए कल मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।